हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कल के लेक्चर में हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आखिर डिस्कवरी कैसे हुई। आज के लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मॉडल्स समझना शुरू करेंगे। डिस्कवरीज ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे पता चला हमें कि हाँ ये भी होते हैं। और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल जो होते हैं वो ये बताते हैं कि ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के लेक्चर में ही खत्म करने वाले हैं थॉमसन और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इनके अलावा भी दो और इम्पोर्टेंट मॉडल हैं जो कि है बोहर मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वो भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। आज का हमारा मुद्दा ये है कि हमें करने हैं भाई थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। तो आप लोग जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दो और फिर मैं अपना काम करता हूँ शुरू। शुरुआत करते हैं भाई कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टी कुछ होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। इनका अपना मास होता है, इनका अपना चार्ज होता है। वो सब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कितना कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है क्यूलम में चार्ज होता है -1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19। इतना चार्ज होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का बिल्कुल सेम होता है, बस साइन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है न्यूट्रॉन। तो ये इसके ऊपर चार्ज है टोटल 0। अब हम लोग बात करते हैं भाई रिलेटिव चार्ज की। तो रिलेटिव चार्ज कैसे निकलता है भाई। टोटल चार्ज को हम लोग 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये -1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये +1 आएगा, और जीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से रिलेटिव चार्ज हम लोगों ने निकाल दिया तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1, और न्यूट्रॉन है न्यूट्रल इसलिए उस पे चार्ज 0। अभी आगे बात करते हैं भाई मास की। देखो मास की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख रखी है तीनों की। बस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान में रखनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हो भाई इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 10⁻⁻31 ऑर्डर का है। इसका मास बहुत ही कम होता है। अगर हम लोग कंपेयर करें प्रोटॉन के मास से, तो प्रोटॉन का मास कंपेरेटिवली ज्यादा है, -27 के ऑर्डर का है। सिमिलरली न्यूट्रॉन का भी जो मास है वो ज्यादा है। यहाँ -31 नहीं आएगा भाई, 31 को चेंज करके यहाँ पर 27 लिखो, 27। ओके, 10⁻27। ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है, 1.675 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27, और ये किलोग्राम में मास है। अभी इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि बेहद कम है, तो यूनिट में इसका मास होता है ऑलमोस्ट 0। ये जो यूनिट है, मास जो यूनिट में बताया गया है, ये है एटॉमिक मास यूनिट। इसी यूनिट में कार्बन का मास आपको पता होगा 12.001 ऐसा कुछ होता है। तो ये एक यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में इनका मास जो है लिखा गया है। अब जो रिलेटिव मास की टर्म हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए, वो काफी ज्यादा सिंपल हो जाती है याद करनी। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 0 ही मानेंगे, और प्रोटॉन का मास है 1, न्यूट्रॉन का मास भी 1 है। यहाँ पर पता नहीं टेबल में इतनी गलतियां कैसे हैं, 1 ही होता है न्यूट्रॉन का मास भी। न्यूट्रॉन का चार्ज और मास ध्यान से लिख लेना भाई, 1 1 होता है दोनों का मास, और चार्ज भी दोनों का, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0। तो मेन जो बातें आपको याद रखनी है, एक है इनका रिलेटिव चार्ज और दूसरा है रिलेटिव मास। इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, प्रोटॉन पे +1। मास इलेक्ट्रॉन का 0 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 एंड 1। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल समझना काफी इजी है। आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा कि कैसे
एटम के स्ट्रक्चर की अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लोग दे रहे थे। इसका कुछ खास यूज नहीं होगा, लेकिन थॉमसन ने ऐसे बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम में, जो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, वो पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द एटम फैला होता है। जैसे वाटरमेलन हम लोग खाते हैं, तो वाटरमेलन का ये जो रेड रेड सा हिस्सा है, ये पूरे हिस्से में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, जो एक्चुअल ऑरेंज कलर का मॉडल बताया थॉमसन ने, इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट फैला हुआ है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में यूनिफॉर्म ज्योमेट्री के अंदर एम्बेडेड होता है। कुछ इस तरीके से ये एम्बेडेड होता है सेम डिस्टेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में, कि ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं रहता है एटम के ऊपर। तो थॉमसन ने बेसिकली दो ही बातें बताई। सफेरिकल एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड है। जैसे कि वाटरमेलन में उसके सीड्स एम्बेडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से बातें बताई भाई थॉमसन ने। अब टोटल मास जो होता है एटम का, वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा हल्का होता है। तो इसलिए दो तीन पोस्टुलेट हैं जो कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से हमें मिले। पहला कि एटम स्फेरिकल है। दूसरा कि एटम के अंदर जो मास है वो भी यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। पूरा एक जो स्फेरिकल बॉल की फॉर्म में हमारा एटम है, उसके अंदर सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थर्ड पॉइंट जो पता चला वो है इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनसाइड एटम इन सच ए वे दैट ओवरऑल चार्ज इज बैलेंस्ड इन द होल एटम। इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर एम्बेडेड होते हैं एटम में, और वो कुछ इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं कि ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं रहता है एटम के ऊपर। तो इस मॉडल के दो तीन नाम थे भाई, प्लम पडिंग मॉडल भी इसको बोला जाता है, वाटरमेलन भी बोला जाता है। तो इस तरीके का मॉडल ये कुछ था। अब इस मॉडल की एक ही अचीवमेंट थी भाई जो काम की थी, इसने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है कि ओवरऑल एटम के ऊपर चार्ज जीरो कैसे है। तो उसने बता दिया पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज के अंदर। ड्रॉबैक ये थे भाई कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन इसने बताई। पोजीशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पर हैं, वो आगे के एक्सपेरिमेंट जब हमने किए तो वो गलत पाई गई। आज के दिन हम लोग समझते हैं भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होते हैं। तो इस आगे जो डिस्कवरीज हुई, अलग अलग साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरीज की, जैसे कि इससे आगे ही आने वाला है एक रदरफोर्ड मॉडल, उससे हमें पता चलेगा कि प्रोटॉन्स पूरे के पूरे एटम में एम्बेडेड नहीं होते, बल्कि सिर्फ सेंटर में होते हैं। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन बताई थी थॉमसन ने, वो आगे चल के गलत साबित हुई। तो ये था भाई हमारे पास थॉमसन मॉडल। काफी सिंपल सा था, इसमें इतना कुछ काम का भी नहीं है। अब आगे आते हैं भाई हम लोग अपने अल्फा मॉडल पे, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सपेरिमेंट में आखिर हुआ क्या, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं भाई। मैं आपको बताता हूं कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। देखो, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में काफी सारे एलिमेंट होते हैं। शुरू के जो एलिमेंट्स हैं वो काफी हल्के हैं और कंपैरेटिवली काफी स्टेबल भी हैं। लेकिन काफी हाई एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग बात करें, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये जो न्यूक्लियाई होते हैं, इनके जो एटम होते हैं वो काफी हैवी होते हैं। इतने हैवी होते हैं कि इतना सारा वेट इनके अंदर अकोमोडेट रह नहीं पाता। तो इस वजह से ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियाई को एमिट करने लगते हैं, बाहर छोड़ने लगते हैं, डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं इन स्मॉलर न्यूक्लियाई। इस फिनोमिना को कहा जाता है भाई रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली बस क्या होगा, एक हैवी न्यूक्लियस होगा, बहुत भारी न्यूक्लियस होगा, जो कि स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास लेड एक एलिमेंट होता है। अब लेड का जो नॉर्मल आइसोटोप होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। तो यहां पर जो आइसोटोप लिया गया लेड का, वो रेडियो एक्टिव था। मतलब उसके अंदर से कुछ
पार्टिकल्स निकल रहे थे, छोटे छोटे न्यूक्लियाई निकल रहे थे। तो लेड का जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप रदरफोर्ड ने लिया, इसके अंदर से जो पार्टिकल निकल रहे थे वो थे भाई अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल सिंपली हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, हीलियम एटम्स। 2 एटॉमिक नंबर, मास नंबर है 4। अब जो अल्फा पार्टिकल लेड से एमिट हो रहे थे, उनको एक स्ट्रेट लाइन के पाथ में पास करवाया गया इस तरीके से। ये जो ग्रीन बॉक्स है लेड का, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये ट्रेवल कर रहे हैं। अब इन अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में रदरफोर्ड ने एक बहुत पतली गोल्ड की फॉयल रख दी। ये येलो कलर से जो आपको दिख रही है, गोल्ड की फॉयल है सोने की, और ये रख दी इन अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में। और यहां पर एक सर्कुलर प्लेट उसने लगा दी, जिस प्लेट के ऊपर ल्यूमिनेंट ऑब्जेक्ट चिपकाया हुआ था। जिंक सल्फाइड जो है उसकी कोटिंग करी हुई थी। ये जो डार्क ग्रे कलर है, ये आप समझ लो कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहाँ पर करी गई है। अब जिंक सल्फाइड जो कंपाउंड है वो एक लुमिनेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब इससे जब कोई पार्टिकल्स टकराएंगे तो इसके अंदर एक फ्लैश पैदा होगी, एक चमक पैदा होगी। तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जब गोल्ड की फॉयल से पास होने के बाद वो अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पर अलग अलग जगह पर टकरा रहे हैं, तो उसने देखने की कोशिश की कि कहां पर ज्यादा पार्टिकल टकरा रहे हैं, कहां पर कम पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। ये उसने कैसे देखा भाई? नेकेड आइज से हमें पार्टिकल तो दिखेंगे नहीं। तो उसने देखा कि फ्लैश कहां पर ज्यादा जनरेट हो रही है, जो चमक होती है एक, जैसे ही पार्टिकल इस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करता है तो एक चमक पैदा होती है। वो चमक कहां पर ज्यादा इंटेंसिटी की है, कहां पर कम इंटेंसिटी की है, ये चीज रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट में फिर से बताता हूँ। लेड के बॉक्स के अंदर क्या रखा है भाई? एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप रखा है, जिससे कि अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। एक तरीके से समझ लो हीलियम के न्यूक्लियाई हैं या फिर हीलियम की एटम्स है जो निकलते जा रहे हैं। यहाँ से स्ट्रेट लाइन के अंदर पास करके वो इस गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं, और गोल्ड फॉइल के आर पार वो पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं। और जब वो पार्टिकल्स टकराते हैं इस प्लेट के बाउंड्रीज पे, वॉल्स पे, तो इस प्लेट के ऊपर एक चमक पैदा हो रही है, एक फ्लैश पैदा हो रही है। और रदरफोर्ड ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहां पर उस चमक की इंटेंसिटी ज्यादा है और कहां पर कम है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते हैं एक्सप्लेन, इससे आखिर पता क्या चला भाई। देखो, रेडियो active isotope of lead emitted alpha particles which were passed through gold foil। लेड का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम निकली, जिन्हें गोल्ड की एक फॉयल के थ्रू पास करवाया गया। When these particles strike the surface of luminant object such as zinc sulfide coated metal plate, जब ये जो अल्फा पार्टिकल हैं ये एक लुमिनेंट ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तब वहां पर क्या होता है भाई? दे कॉज ए फ्लैश ऑन इट, एक छोटी सी फ्लैश पैदा होती है, एक चमक पैदा होती है। ये एक एक्सपेरिमेंट था। तो ऑब्जर्व क्या किया भाई रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया द इंटेंसिटी ऑफ फ्लैश ऑन द स्क्रीन एट वेरियस पॉइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कितनी इंटेंसिटी है, ये रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। मान लो इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे देखा, यहां पर देखा, प्लेट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि कहां पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कहां पर कितनी चमक पैदा हो रही है। ओके, इंटेंसिटी डायरेक्टली शोज हाउ मैनी अल्फा पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग एट ए पॉइंट। सीधी सी बात है भाई। देखो, जो इंटेंसिटी होगी, चमक की जो इंटेंसिटी होगी वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? कि वहां पर पार्टिकल कितने टकरा रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल सबसे ज्यादा टकराएंगे तो सबसे ज्यादा यहीं पर चमक पैदा होने वाली है। जैसे यहां पर अगर ये पॉइंट मैं आपको बताऊं,
तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है भाई जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चमक पैदा हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो है वो यहीं पर आके टकराए। यहां पर थोड़ी सी कम चमक पैदा हुई। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पार्टिकल थोड़े से कम टकराए। बहुत कम चमक यहाँ पर पैदा हुई, मतलब यहाँ पर सबसे कम पार्टिकल्स टकराए। तो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का मतलब है कितनी ज्यादा या फिर कितनी कम फ्लैश पैदा हो रही है। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली किस चीज पे डिपेंड करती है? हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग ऑन दैट पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर जितने ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स आके टकरा रहे हैं, वो पॉइंट उतना ही ज्यादा लुमिनेंट है, उतना ही ज्यादा चमक रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट था और ये ऑब्जर्वेशन थी, ये नोट करो। इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने, वो हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन देखते हैं भाई। सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। ये डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है? ये जो येलो कलर की स्फेरिकल बॉल्स मैंने बना रखी हैं, ये आप लोग समझ लो कि ये गोल्ड की थिन फॉइल है भाई। ये बहुत इतनी पतली गोल्ड की फॉइल है कि यहाँ पर एक एक एटम ऐसे हमें दिख रहा है। इस तरीके से ये एक गोल्ड की फॉइल थी, ठीक है? ये गोल्ड की फॉइल थी हमारे पास। और अल्फा पार्टिकल्स इस रास्ते से आ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जो है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो आ रही है। अब यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या हुई? देखो, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधा पार हो गए। देखो ये एरो जो है बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई, जैसी आई है वैसी ही पास हो गई है। सिमिलरली ये एरो, सिमिलरली ये एरो, और ये नीचे के तीनों एरोज। तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉयल के थ्रू सीधा निकल गए, बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए। उनकी लाइट जरा भी बेंड नहीं हुई, उनकी डायरेक्शन जरा भी चेंज नहीं हुई। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस जो एटम के अंदर है ना वो खाली है। वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना कोई भी मास है। क्योंकि ज्यादातर स्पेस खाली है एटम का, इसीलिए उनके थ्रू स्ट्रेट पास कर गई हमारे अल्फा पार्टिकल्स। अगर वहां पर कुछ मैटर प्रेजेंट होता, कोई पार्टिकल प्रेजेंट होते, तो जरूर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते, अल्फा पार्टिकल्स को थोड़ा सा बेंड कर देते। लेकिन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्योंकि स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब ज्यादातर एटम खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है भाई, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्जेज। अभी हीलियम का जो न्यूक्लियाई होता है भाई, हीलियम के न्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। और एटम के अंदर जो सेंटर में प्रेजेंट है, ये जो सेंटर्स के अंदर प्रेजेंट है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल आ रहा है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज, और सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इन दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ। उस रिपल्सन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल पहले सीधा जा रहा था, इस तरफ से आ रहा था, और जैसे ही यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज की रिपल्सन हुई और थोड़ा सा बेंड हो गया। तो इस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की रिपल्सन की वजह से जो अल्फा पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक छोटे से एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इससे क्या पता चला भाई? द पॉजिटिव चार्ज in atom is not distributed throughout but is concentrated at a very small volume। थॉमसन ने जैसे बताया था ना कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला नहीं हुआ है, लेकिन एटम के एक बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज टोटल एटम में है वो पूरे एटम के एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर ही प्रेजेंट है। बाकी का सारा एरिया खाली पड़ा है एटम में, बाकी का पूरा वॉल्यूम एम्प्टी है। तो इन दो चीजों से ये बातें पता चली भाई रदरफोर्ड को। ज्यादातर पार्टिकल सीधा निकल गए, अल्फा पार्टिकल मतलब एटम ज्यादातर खाली है, और कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, जिससे पता चला कि भाई कुछ वॉल्यूम ही है एटम का जिसके अंदर की एक्चुअल में कुछ मास प्रेजेंट है, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है,
तो ये था भाई हमारे पास अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी आगे देखते हैं। कैलकुलेशंस बाय रदरफोर्ड शोड दैट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ होल एटम। एक पूरे एटम का साइज है और एक एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज है। तो जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसको अगर हम पूरे एटम के साइज से कंपेयर करें तो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। पूरा एटम का जो पूरा बड़ा सा साइज है उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटी सी वॉल्यूम में ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पर उसने एक मैथमेटिकल वैल्यू भी दी भाई। अगर एटम की रेडियाई है 10 रेज टू द पावर -10 मीटर, 0.0000000001 इतने मीटर अगर रेडियाई है, तो न्यूक्लियस की रेडियाई कितनी है भाई? 10 रेज टू द पावर -15 मीटर। इतनी कम रेडियाई है हमारे पास न्यूक्लियस की। ये 10 रेज टू द पावर -15 कम होता है भाई 10 रेज टू द पावर -10 से। कहीं इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ 10 है वहां 15 है, वो बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। 0.00 ऐसे एक इमेजिन करो, यहाँ पर सिर्फ 9 जीरो है और वहां पर 14 जीरोज हैं। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द होल एटम। ये रदरफोर्ड का मेन एक कंक्लूजन था भाई। अभी रदरफोर्ड के मॉडल से हमें कुछ पोस्टुलेट पता चले भाई। उसने पोजीशन वगैरह बताई, है ना। जो ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, जो जो चीजें उसे पता चली उसके बेसिस पे उसने कुछ इस तरीके का मॉडल दिया हमारे एटम का। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास इनसाइड एटम इज एक्चुअली कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। जो पूरे एटम का मास होता है और जो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे एटम के एक छोटे से रीजन के अंदर ही प्लेस्ड होता है। बाकी का पूरा एटम खाली है। उस छोटे से पोर्शन को कहा गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एटम में कौन सा रीजन है जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा का सारा मास प्लेस्ड है। एटम के अंदर वो छोटा सा वॉल्यूम जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास प्लेस्ड है, उसको बोला गया न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं भाई? न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं बहुत ही हाई स्पीड के अंदर। सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। उन सर्कुलर पाथ्स को कहा जाता है ऑर्बिट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थी वो रदरफोर्ड ने बिल्कुल सटीक बता दी। वो क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं सर्कुलर पाथ्स के अंदर। जैसे हमारे पास सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर काटते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। रदरफोर्ड्स मॉडल was also compared to सोलर सिस्टम एज वेल। सोलर सिस्टम से बहुत ज्यादा कंपेयर किया रदरफोर्ड ने भी और बाकी साइंटिस्ट ने भी इस एटॉमिक मॉडल को। इस एटॉमिक मॉडल के अंदर आप लोग देख सकते हो ये सारी बातें जो रदरफोर्ड ने पता लगाई थी। न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों यहीं पर है, सारा पॉजिटिव चार्ज भी यहीं पर है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, नेग्लिजिबल वेट होता है, मैक्सिमम वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास ऑलमोस्ट सेंटर में ही प्लेस्ड है। तो ये था भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, देखो इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ जो घूम रहे हैं ये हो गए, प्रोटॉन हो गए इसके सेंटर में। ये दोनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? ये जुड़े हुए हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये क्या होती है? ये एक ऐसी फोर्स होती है जो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगती है। एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगती है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो क्या होती है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी, अच्छा इसको एफ लिख देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 ये मास होते हैं दो ऑब्जेक्ट के जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो क्या होती है भाई? वो होती है कांस्टेंट एक Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों चार्जेज हैं, R इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ चार्जेज।
तो ये होती है भाई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काफी सिमिलर है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, जो अपोजिट चार्जेस को आपस में बांध के रखती है। इनफैक्ट सेम चार्जेस रिपेल भी इसी फोर्स की वजह से करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो फोर्स बांध के रख रही है उसका नाम है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये कुछ एक बातें थी जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने हमें बताई थी। अब यहाँ पर इवेंट का सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखना भाई। रदरफोर्ड ने पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे उसने कुछ एक बातों का पता लगाया कि मास कहाँ पे है, सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, ये उसने एक्सपेरिमेंटली पता लगाया और उसके बेसिस पे ये थ्योरेटिकल मॉडल एक हमें लेके दिया। ये था भाई रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अभी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से काफी सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं, इसके काफी सारे यूज हमारे पास आते हैं। न्यूक्लियस के बारे में बता दिया रदरफोर्ड ने, मास के बारे में बता दिया कि टोटल मास किसके बराबर होता है। तो इसी रदरफोर्ड मॉडल को यूज करके काफी सारी थ्योरीज हमारे पास किताबों में आज के दिन होती हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, इन सब के बारे में मैं भी आपको बताता हूँ रदरफोर्ड मॉडल ने कैसे इन सब के बारे में जानकारी हमें दी। तो देखो, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल ध्यान में हमें रखनी है। रदरफोर्ड मॉडल गेव ए बेस टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करें, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, या फिर हम लोग ये बोलें कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करें, एटम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो वो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बेसिस प्रोवाइड किया रदरफोर्ड मॉडल ने। इसके हिसाब से देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। इसको आप लोग न्यूट्रल एटम लिखो। एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के बराबर होता है एटॉमिक नंबर, या फिर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के अंदर होते हैं उसी के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, देखो मास नंबर को सबसे पहली बात तो ए से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल मास नंबर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। 10⁻⁻31 kg के ऑर्डर का वो था, बहुत कम था एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं न्यूट्रल एटम में या फिर जितने टोटल प्रोटॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन के आगे मैंने न्यूट्रल क्यों लिखा है, देखो काफी सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाती हैं, जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या उतना ही है जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जी नहीं, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसका एटॉमिक नंबर कुछ ना कुछ बदल जाएगा अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के हिसाब से निकालेंगे। एक न्यूट्रल एटम में, क्लोरीन एटम में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होगा एटॉमिक मास, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं रखना है कभी भी। ठीक है, तो ये हो गए भाई एटॉमिक नंबर ऑफ और मास नंबर। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ये भी देख लो। एक्स, ये हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल, जैसे कार्बन का सी होता है, हाइड्रोजन का एच होता है, हीलियम का एच ई होता है, इस तरीके से। तो एटॉमिक सिंबल हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। एटॉमिक मास को लिखा जाता है सिंबल के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में। सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली थोड़ी सी ऊपर लिखी जाती है। मान लो कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं भाई x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा है, तो x एक तरीके से सिंबल हो गया। नीचे जो चीज लिखी जाती है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, SUBSCRIPT, सबस्क्रिप्ट। और ऊपर जो चीज पावर में लिखी जाती है या फिर इसको डिग्री भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ये होती है भाई। तो सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं एटॉमिक मास। अब कार्बन का मान लो कि हमारे पास है आइसोटोप, कार्बन 12 मास जिसका होता है, उसको मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। कार्बन का एटॉमिक सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6, और इसका एक जो आइसोटोप जो सबसे कॉमन होता है उसका मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कार्बन के न्यूक्लियाई का सिंबल बन गया भाई। अब इससे, इस सिंबल से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है भाई, एटॉमिक नंबर यहाँ से कितना आ गया 6, तो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही बराबर होता है, तो वो यहाँ से 6 हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम लोग इसका मास नंबर देखें, एम एन में मास नंबर लिख रहा हूँ, वो है भाई 12। अब जो टोटल मास होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। तो 12 किसके बराबर होना चाहिए? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। P प्लस एन की वैल्यू 12 आ गई, P की वैल्यू 6 रख दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकल आएंगे। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई? 12 माइनस पी, 12 माइनस प्रोटॉन्स हैं भाई 6, तो न्यूट्रॉन्स यहाँ से आ गए 6। न्यूट्रॉन आ गए, प्रोटॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे भाई? देखो बहुत सिंपल है। अगर एटम न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो टोटल चार्ज 0 है। प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक एटम की। और अगर एटम की रिप्रेजेंटेशन हमें दी गई है तो उससे भी हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब कुछ निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं हमारे पास, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी। ठीक है भाई। अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में आइसोटोप्स के बारे में। देखो, दो टर्म हमारे पास होती हैं, आइसोटोप, आइसोबार। ये बेसिकली एटम न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हुए ही आगे आती हैं। इससे सिमिलर कुछ और टर्म भी होती हैं, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोमर्स। ये सब न्यूक्लियाई से रिलेटेड नहीं होती। मेन हमारे पास दो जो होती हैं, आइसोटोप और आइसोबार, ये जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई से रिलेटेड होती हैं। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, आइसोटोप क्या होते हैं भाई? एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कोल्ड आइसोटोप। आइसोटोप उन दो एटम्स को बोलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब सेम एलिमेंट के एटम हो, लेकिन उनका मास अलग अलग हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप लिखे हुए हैं भाई। एक होता है 1H, सिंपल 1H। एक होता है 2H जिसको ड्यूटेरियम बोला जाता है। एक होता है 3H जिसको ट्रीटियम बोला जाता है। तो हाइड्रोजन इन 3 आइसोटोप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13। इसके अलावा एक कार्बन 14 भी होता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको इग्नोर करो। ये दो ही हैं जो कि सिग्निफिकेंट है। क्लोरीन के भी दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अभी ये अलग अलग आइसोटोप अगर मैं आपको बताऊं कि भाई एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं, तो इनका एग्जिस्ट करने का कारण क्या होता है? इनमें एक्स्ट्रा मास कैसे आ गया? तो इनके अंदर न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं भाई, प्रोटॉन एक्स्ट्रा नहीं होते हैं कभी भी, ये ध्यान में रखना। न्यूट्रॉन थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इस वजह से एटम का मास बढ़ जाता है। ठीक है। एटम विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं भाई? वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग है लेकिन मास सेम है। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो कार्बन का 14 आइसोटोप भी एक होता है, और नाइट्रोजन का नॉर्मल 14 वाला आइसोटोप। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कार्बन का 6। एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास दोनों का 14 यूनिट है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। आइसोटोप वाली जो टर्म है वो बार बार यूज में आती है, आइसोबार का काम इतना ज्यादा नहीं आता है। आइसोटोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी मैं डिस्कस करूंगा कि किसी में 2 मास है, किसी में 3 है, ये असल में ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, यहां पर देखते हैं भाई। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर कोई एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है उसके ऊपर कोई भी टोटल चार्ज है ही नहीं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बराबर होने वाले हैं। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स है, तभी तो वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन अगर हमें निकालने हैं तो सबसे सटीक तरीका क्या है भाई? जो पूरा का पूरा एटॉमिक मास है, पूरे एटम का जो मास है, उसके अंदर से प्रोटॉन्स का मास घटा दो। टोटल मास 12 है, जितने प्रोटॉन है वो निकाल दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। इसका रीजन क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन का मास हमें काउंट नहीं करना होता।
इलेक्ट्रॉन्स अगर सारे का मास हम लोग मिला दें तब भी वो प्रोटॉन के बराबर नहीं हो पाएगा, एक प्रोटॉन के बराबर भी नहीं हो पाएगा। इतना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए उसको इग्नोर किया जाता है। तो टोटल मास जो है उसके अंदर से प्रोटॉन्स निकाल दो, न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। अभी हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप के अंदर न्यूट्रॉन यहाँ पर निकाले हुए हैं। देखो अगर हम लोग सबसे पहले आइसोटोप की बात करें भाई, 1H आइसोटोप हमारे पास है, नॉर्मल हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सिंपल सा इस तरीके का होता है हाइड्रोजन एटम, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल मास कितना हो गया 1। किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। एक दूसरा आइसोटोप जो हाइड्रोजन का होता है वो होता है भाई ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ही होंगे, एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन, बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ जाता है। तो ड्यूटेरियम कैसा होगा भाई, ड्यूटेरियम कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। हाँ जी, एक होगा प्रोटॉन, मान लो मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया। एक होगा न्यूट्रॉन जिसको मान लो मैंने ऑरेंज कलर से दिखा दिया। और एक होगा इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा ड्यूटेरियम का एटम। उसके बाद आता है भाई तीसरा आइसोटोप जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रीटियम। ट्रीटियम के अंदर क्या होने वाला है भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी भी एक एक ही होगा, एक प्रोटॉन है, बस न्यूट्रॉन दो इस बार हो जाएंगे। तो ट्रीटियम का एटम कुछ इस तरीके का दिखेगा, दो न्यूट्रॉन हमारे पास इस बार है और इलेक्ट्रॉन अभी भी एक ही है जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो डिफरेंट आइसोटोप जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं भाई। आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखते हैं भाई। न्यूट्रॉन्स डू नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, दैट इज व्हाई आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैज सिमिलर केमिकल बिहेवियर। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को उतना ज्यादा चेंज नहीं करते। हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई दे रखे हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है। हाइड्रोजन में एक भी नहीं है, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं भाई, देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरीके से बाउंड करता है, मतलब कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। मतलब एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। D2O जो बनता है इसको हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम आइसोटोप प्रेजेंट होता है। तो ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ में 2 ड्यूटेरियम ही कंबाइन कर रहे हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे थे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से केमिकल बिहेवियर उतना ज्यादा चेंज नहीं होता। न्यूट्रॉन अगर कम ज्यादा है तो केमिकल बिहेवियर उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है, सिमिलर ही रहती है प्रॉपर्टीज भी। तो ये था भाई तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट करो। उसके बाद हम लोग कुछ एनसीईआरटी की समस्याएं सुलझाएंगे। ठीक है, ये है भाई आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन न्यूक्लियाई। ब्रोमीन का ये न्यूक्लियस हमें दिया गया है। तो देखो भाई रिप्रेजेंटेशन हमने समझ ही ली है, 35 80। एटॉमिक नंबर लिखा जाता है नीचे, वो दे रखा है 35। एटॉमिक नंबर हमेशा ही बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स के। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसके बराबर ही होंगे, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यहाँ से दो चीजों का आंसर तो हमें मिल गया, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं, दोनों 35 होंगे भाई। रही बात न्यूट्रॉन की, तो वो कैसे निकलेगा, मास में से निकलेगा। मास इसका टोटल दिया हुआ है 80, प्रोटॉन्स की वजह से मास कितना है 35। टोटल मास जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास। तो P प्लस एन की वैल्यू हमें पता है, P की वैल्यू भी हमें पता है, तो N की भी हम लोग निकाल देंगे। तो देखो कैसे निकलेगी, P प्लस एन इज इक्वल टू 80,
p की जगह पे रखो 35, 35 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, जोड़ घटा आती है ना भाई सबको, यहाँ कमजोर मत रहना। न्यूट्रॉन हो जाएंगे 45। तो ये तीनों पार्टिकल हमने ऐसे करके निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए 35, न्यूट्रॉन हो गए 45। ये था भाई एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है भाई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीशीज आर 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, असाइन प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पीशीज। सिंबल हमको बताना है, प्रॉपर सिंबल बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टोटल चार्ज सब हमें पता चलना चाहिए, ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमको देनी है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन है 18, प्रोटॉन है 16, न्यूट्रॉन है 16। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई? 16। ये होता है भाई सल्फर का। सल्फर ऑक्सीजन की नीचे वाला एलिमेंट, ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा एलिमेंट सल्फर। प्रोटॉन कितने हैं? 16, तो एटॉमिक नंबर भी 16 ही होगा। 16 हो गया भाई एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, 16 और 16 32, तो ये मास हो गया। अब क्या ये इसका प्रॉपर सिंबल है? जी नहीं। अगर सिंपल इतना ही छोड़ देंगे हम लोग तो ऐसा लगेगा कि हाँ सल्फर के ऊपर जीरो चार्ज है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर बराबर होते तभी एटम न्यूट्रल होता। यहां पर इलेक्ट्रॉन दो एक्स्ट्रा हैं, इलेक्ट्रॉन है 18, तो टोटल चार्ज कितना होगा भाई? ये देखो, ये चीज बड़ा ध्यान से समझना भाई। टोटल चार्ज हम लोग निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है 18 तो टोटल चार्ज हो गया -18, और प्रोटॉन है 16 तो प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज हो गया +16। टोटल चार्ज कितना निकल के आया? -2। इससे पता चलता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये जो -2 चार्ज है ना, ये आपको दिखाना पड़ेगा सिंबल में। अगर न्यूट्रल एटम है तो यहाँ पर जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब ऑटोमेटिकली चार्ज जीरो है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है, अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये बन जाएगा भाई इस स्पीशीज का प्रॉपर सिंबल। अच्छा, ये नहीं लगाना होता ब्रैकेट, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ये हो जाएगा भाई प्रॉपर सिंबल हमारे पास। अभी डिस्कस करते हैं भाई कुछ एक ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां क्या रही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। देखो, काफी सारी चीजें हैं वैसे तो जो कि रदरफोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन कर दी बड़े अच्छे से। बस दिक्कत क्या थी, एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है भाई? न्यूटन ने जो मोशन के लॉज दिए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, उसके कुछ लॉज दिए थे न्यूटन ने, उसके बेसिस पे एक पूरी की पूरी फिजिक्स की ब्रांच बन गई जिसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। आपके ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के, प्लैनेट्स के मोशन, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के मोशन, उनके इनर्शिया, उनकी मोमेंटम, ये सब क्लासिक मैकेनिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया है, न्यूक्लियस के आसपास ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं। अब प्लैनेट्स जो हैं उनके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज तो एप्लीकेबल हो रहे हैं, लेकिन जब क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे लगा रहे हैं तब वहां पर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, प्लैनेट्स जो होते हैं, जो डिफरेंट ग्रह होते हैं सन के अराउंड चक्कर काटते हैं, उनका जो ऑर्बिट होता है, जिस सर्कल के अंदर वो लोग चक्कर काटते हैं, वो अच्छी तरह एक्सप्लेन्ड होता है। जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट होता है, प्लैनेटरी ऑर्बिट होता है, वो वेल डिफाइंड होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। Gm1m2/r², इससे हम लोग डिफरेंट फोर्सेस भी निकाल सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में। लेकिन रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे प्लैनेट्स का ऑर्बिट होता है सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के भी अलग अलग ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो उन ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया
रदरफोर्ड ने। वो आगे जाके बोहर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बोहर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिफरेंट ऑर्बिट्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। हर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कैसे करेगा, तो ये सब जो है बोहर ने बाद में एक्सप्लेन किया। लेकिन रदरफोर्ड के टाइम पे रदरफोर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स को डिफाइन नहीं कर पाया क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से। दूसरी एक कमी इसकी क्या रही भाई, एक मैक्सवेल की थ्योरी है। मैक्सवेल ने चार्ज से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी। मैक्सवेल ने ये बोला था जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है स्पेस में, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो मैक्सवेल के अनुसार क्या था, जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा ना तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी रेडिएशन की फॉर्म में। कैसे होगी, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक रेडिएशन जनरेट होगी, एक रे जनरेट होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा। जैसे कि हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखा था, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक रेडिएशन की फॉर्म में मूव करते हैं, एक वेव की फॉर्म में वो लोग मूव करते हैं। तो मैक्सवेल के अनुसार क्या था भाई, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। अब अगर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता जा रहा है तो वो इवेंचुअली कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ। इलेक्ट्रॉन मान लो कि घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ और वो घूमते घूमते अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, क्योंकि मूविंग चार्ज है तो रेडिएशन छोड़ता जा रहा है। अब ये जो थ्योरी थी ये मैक्सवेल की थ्योरी थी भाई, तो इसके साथ में सहमति नहीं दिखाई रदरफोर्ड के मॉडल ने। तो जो चीजें अनएक्सप्लेन्ड रह गई थी उनकी वजह से हम लोग ऐसा मानते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल काफी अच्छा था, लेकिन उसमें कमियां भी थी, ड्रॉबैक्स भी थे। तो ये दो मेजर कमियां थी। पहली, क्लासिक मैकेनिक्स के लॉज के साथ में वो कॉम्प्लाई नहीं कर रहा था, और दूसरी मैक्सवेल थ्योरी जो थी रेडिएशन की, उसके साथ में कंप्लाई नहीं कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन को घूम घूम के न्यूक्लियस के अंदर फोल कर जाना चाहिए और एटम जो है खत्म हो जाने चाहिए, कोलैप्स हो जाने चाहिए। अगर हम लोग टोटल काउंट निकालें ना कि कितनी देर में एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके खत्म हो जाएगा, तो वो था 10⁻⁻⁸ एक सेकंड का इतने हिस्से में सारे एटम खत्म हो जाने चाहिए। ऐसे तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा अगर हर एटम कोलैप्स कर गया तो मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, दुनिया खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन दुनिया खत्म क्यों नहीं हो रही है, एटम आखिर स्टेबल कैसी है, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड का मॉडल, ये इसकी एक और कमी थी। तो ये दो ड्रॉबैक थे भाई हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है। अभी जल्दी से मैं सम अप कर देता हूँ आज हमने जो भी पढ़ा है। थॉमसन और रदरफोर्ड का मॉडल हमने पढ़ा है भाई, इस तरीके का था थॉमसन का मॉडल। उसने बोला था पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है मॉडल के अंदर। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास सेंटर के अंदर है और ये जो ब्लू कलर वाले इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन थे दोनों के मॉडल्स के, जो आज के दिन हमने पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है भाई, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पढ़ेंगे जो कि है भाई नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। इसने आगे जाके एटॉमिक ऑर्बिट्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इनफैक्ट इसने तो स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।